हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है विनिर्माण उद्योग। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए, पहले इनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी बर्नपुर। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1918 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया था। हीरापुर बाद में इसे बर्नपुर कहा गया। 1922 में यहां से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर स्थित संयंत्रों को भी इसमें मिला दिया गया। 1937 ईस्वी में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के साहचर्य से बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। मैप एक बार देख लीजिए। देखिए, ये जो है आपका ये लौह अयस्क है और ये जो है आपका ये क्या है, ये रेलवे लाइन है। ठीक है, ये दामोदर नदी है ये वाला, और इधर जो है ये गुआ है, ये आपका कुल्टी है, ये बर्नपुर है, और ये पूरा जो है इसको सम्मिलित कर दिया गया है, ये हीरापुर है। और ये जो है आपका झरिया कोयला खान है। इधर क्या है, बराकर नदी है। एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, भद्रावती, कर्नाटक। देखिए, तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र जिसका प्रारंभिक नाम मैसूर लोहा इस्पात वर्कस था, 1923 में कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रा नदी के तट पर भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। यह संयंत्र कर्नाटक के बाबा बुदान के पहाड़ियों के किमान गुंडी के लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थित है। चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 ईस्वी तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में विद्युत भट्टियां लगाई गईं, जिनमें जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से प्राप्त जल विद्युत का उपयोग होता है। मैप को एक बार देख लीजिए। विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र, ये आपका क्या है, ये तुंगभद्रा है, ये भद्रा नदी है, इधर भद्रावती है, ये कुदूर है, ये जो है आपका तुमकुर है, ये सिमसा नदी है, ये कावेरी है, ये केवानी है, ये जो है आपका बाबा बुदान पहाड़ियां हैं, ये आपका चिकमंगलुरु है, ये जोग जलप्रपात है, ये सिमोगा है, और यहां पे जो है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है। इस संयंत्र के लिए आवश्यक जल जो है भद्रा नदी से प्राप्त होता है। यह संयंत्र विशिष्ट इस्पात एवं एलॉय का उत्पादन करता है। इसके बाद है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, उड़ीसा। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की फार्म क्रुप्स एंड डिमॉक के सहयोग से 1959 में शंख और कोयल नदियों के संगम के समीप उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। और इस संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था, जिससे भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। यानी जो भार में कमी होता है उसे भार ह्रास कहते हैं। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थितिक लाभ प्राप्त है, क्योंकि इसे निकट यानी सबसे निकट झरिया यानी झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ एवं क्योंझर से लौह अयस्क प्राप्त होता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है आप देख सकते हैं, ये आपका बोकारो है और ये आपका मंदिरा बांध है। राउरकेला से 16 किलोमीटर दूर हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। और ये देखिए, ये आपका ब्राह्मणी नदी है, ये किरेबरू है, ये कोयल नदी है। इसके बाद है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़। इसकी स्थापना पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी, जिसमें 1955 ईस्वी में उत्पादन जो है प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेलवे मार्ग पर स्थित है। इस संयंत्र को लौह अयस्क डली राजहारा खानों से तथा कोयला कोरबा और करगाली खानों से जो है प्राप्त होता है। इस संयंत्र को जल तंदुला बांध से और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से प्राप्त होती है। ये सभी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और इस संयंत्र से उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है आप देख सकते हैं, कोरबा कहां पर है, बिलासपुर कहां पर है, बालाघाट कहां पर है। तो अब जो मैप है इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये बिलासपुर है, ये कोरबा है, ये रायपुर है, इधर भिलाई है, ये डली राजहारा हिल्स है जो आप ये देख रहे हैं, और ये जो है आपका तेंदुआ टैंक है। इसके बाद है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। देखिए, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के सहयोग से, देखिए किसके सहयोग से, कौन सा
जो लिमिटेड जो कंपनियां हैं, जो संयंत्र हैं स्थापित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से 1959 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में वर्धमान जिले के समीप स्थापित किया गया था और 1962 में इसे उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पट्टी में स्थित है और इस संयंत्र को लौह अयस्क नोआमुंडी से प्राप्त होता है। यह संयंत्र दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर स्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आप देख सकते हैं, जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, देखिए ये आपका झरिया है, ये रानीगंज है, इधर दुर्गापुर है, ठीक है, और ये आपका दामोदर नदी है, ये आपका नोआमुंडी है, इधर ये नोआमुंडी है, ये किरीबुरी है, ये जो है आपका जो जिसकी दूरी 326 किलोमीटर है कुलेशिला, ठीक है, और ये आपका जो ये दूरी है ये 355 किलोमीटर। इस संयंत्र को जल विद्युत शक्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होती है, डीवीसी से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। भारत के लौह इस्पात कारखानों की जो अवस्थिति है इसके बारे में एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको याद भी रखना है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो देखिए पहला है जमशेदपुर, निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? टाटा के अंतर्गत। लौह अयस्क की प्राप्ति कहां से होती है? तो उड़ीसा के गुरु महिसानी और मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से। कोयला की प्राप्ति झरिया के खान से होती है, चूना पत्थर की प्राप्ति बिहार उड़ीसा के खान से, और जल की प्राप्ति स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से। जो बर्नपुर है, जो इसको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो छोटा नागपुर पठार से, उड़ीसा के क्योंझर से। कोयला की प्राप्ति जो है झरिया और रानीगंज के खानों से, और जो चूना पत्थर की प्राप्ति है इसको कहां से होती है? तो उड़ीसा के खानों से यानी बिरमित्रपुर से, और जल की प्राप्ति दामोदर और ब्राकर नदियों से। भद्रावती जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है, छोटा उत्पादक है, और इसको लौह अयस्क की प्राप्ति बाबा बुदान पहाड़ियों से होती है। कोयला की प्राप्ति वनों की लकड़ी काष्ठ कोयले के रूप में तथा पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत से भी इसे प्राप्ति होती है। और चूना पत्थर की प्राप्ति गुंटूर से, और जो जल की प्राप्ति है भद्रा नदी से। इसके बाद है दुर्गापुर, तो लौह अयस्क की प्राप्ति छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से। कोयला की प्राप्ति ब्राकर और झरिया क्षेत्रों से जो है डीवीसी तापीय केंद्र, और इसकी जो जल की प्राप्ति है किस नदी से? तो दामोदर नदी से, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है राउरकेला। राउरकेला जो है इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है कहां से होती है राउरकेला को? तो याद रखिएगा उड़ीसा यानी क्योंझर बोनाई क्षेत्र से। इसके बाद जो कोयला की प्राप्ति होती है झरिया व तलचर खानों से, हीराकुंड से जल विद्युत के रूप में इसे प्राप्त होता है। और चूना पत्थर उड़ीसा के बिरमित्रपुर तथा बताइए बिरमित्रपुर और हाथीबाड़ी से, और इसे जल की प्राप्ति ब्राह्मणी नदी व शंख नदी पर बने बांधों से। भिलाई जो है इसको लौह अयस्क के डली राजहारा क्षेत्र से मिलता है। कोयला उत्तम कोयला झरिया और बोकारो से, ठीक है, कोरबा तापीय केंद्र से इसको विद्युत प्राप्ति होती है। और चूना पत्थर रायपुर दुर्ग बिलासपुर तथा नंदिनी से, और जल की प्राप्ति तंदुला नहर और गोंदली जलाशय से। बोकारो जो है इसको लौह अयस्क की प्राप्ति उड़ीसा से यानी लौटते खाली वैगनों के द्वारा, और कोयला स्थानीय कोयला झरिया करणपुरा भी समीप में ही है, यहां से इसे प्राप्ति होती है। और चूना पत्थर उड़ीसा के क्षेत्र से, और जल दामोदर नदी से। विशाखापत्तनम जो है इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है बैलाडीला के खानों से, और कोयला जो है ऑस्ट्रेलिया से आयात होता है, और चूना पत्थर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से। पारादीप जो है इसको लौह अयस्क उड़ीसा यानी क्योंझर बोनाई क्षेत्र से। जो कोयला है झरिया और तलचर के खानों से, और चूना पत्थर उड़ीसा क्षेत्र से, याद रखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह इस्पात के कारखाने, पहला है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, स्थापना 1874 में हुआ, और यह बाद में बंगाल लौह व इस्पात उद्योग में बदल गया। दूसरा है साक्षी, झारखंड में है, और स्थापना 1907 में हुआ। यह जमशेदपुर जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा। भारत में आधुनिक लौह इस्पात कारखाना की शुरुआत जो है यहीं से मानी जाती है। हीरापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में है, 1908 में इसकी स्थापना हुआ, और इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था, भारतीय लौह इस्पात कंपनी। इसके बाद है भद्रावती, यह कर्नाटक में है, इसकी स्थापना 1823 ईस्वी में।
पहले इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था और बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई थी। इसके बाद है बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में है। 1937 में इसकी स्थापना हुई। यह स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल के नाम से स्थापित की गई थी और बाद में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी में इसका विलय कर दिया गया। देखिए, इस्पात उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या है। जो मुख्य समस्याएं हैं, अच्छे कोकिंग कोयला का जो है यहाँ पे अभाव है, क्षमता से कम उत्पादन है और प्रशिक्षित टेक्नीशियन जो होते हैं इनका अभाव है। उत्पादन लागत यहाँ पे अधिक है। इस्पात की कीमत संबंधी जो है समस्या है और निर्यात संबंधी बहुत सारे कठिनाइयां हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बोकारो स्टील लिमिटेड, बोकारो झारखंड। इसके बारे में देख लेते हैं। यह इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में बोकारो में दामोदर नदी के किनारे स्थापित किया गया था। 1972 ईस्वी में इससे उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करते हैं और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए बोकारो क्षेत्र से कोयला ले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र का मैप। ये बोकारो है, ये झरिया है, ये दामोदर नदी है। इधर जो है आपका बीरमित्रपुर है और इधर जो है आपका ये बादाम पहाड़ है। यहाँ पे गुरु महिसानी है, ये सुलायापत है। ठीक है, इस संयंत्र को जल मतलब जो ये संयंत्र है इसको जल बताइए कहां से मिलता है। इसको जल और जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के द्वारा की जाती है। इसके बाद है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल 24 जनवरी 1973 ईस्वी को 2000 करोड़ के पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम और विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। देखिए 2019 में भारत जो है चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान प्राप्त है। अन्य इस्पात संयंत्र, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र कच्चे माल स्रोतों से दूर हैं। यह संयंत्र दक्षिण भारत में स्थापित है। पहला है विजाग इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में, दूसरा है विजयनगर इस्पात संयंत्र कर्नाटक में, तीसरा है सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विजाग इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यह विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश में स्थित पहला पतन आधारित संयंत्र है, जिसकी शुरुआत 1992 ईस्वी में हुई थी। यह भारत का पहला तटवर्ती और लौह कारखाना भी है। तो पहला तटवर्ती लौह कारखाना है। इसके बाद है विजयनगर इस्पात संयंत्र, हाउसपेट, बेल्लारी, कर्नाटक। देखिए, इस संयंत्र को हाउसपेट में विकसित किया गया है। इसमें स्वदेशी तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद सलेम इस्पात संयंत्र, इस संयंत्र को तमिलनाडु में 1982 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक अन्य इकाइयां स्थापित की गई। इसके बाद है एल्यूमिनियम उद्योग। देखिए, यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। एल्यूमिनियम हल्का, जंग अवरोधी, उष्मा का सुचालक तथा लचीला होता है। इसे अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। देखिए, इसका प्रयोग हवाई जहाज, बर्तन और तार बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा, देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। प्रगालक क्या है? देखिए, प्रगालकों में जो प्रगालक हैं, प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा खनिज होता है। देखिए, जो यह उद्योग है, इस उद्योग की स्थापना जो है इस उद्योग की स्थापना की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। ये दोनों आवश्यकताएं जो है क्या है? तो देखिए, नियमित ऊर्जा की पूर्ति और कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आसनसोल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। 1938 ईस्वी में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी
ठीक है। तो 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलवाय, पश्चिम बंगाल के बेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए थे। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन यानी हिंडाल्को, इसकी स्थापना तत्कालीन उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक स्थान पर की गई। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के जो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है ये तमिलनाडु के मेटूर में स्थापित की गई। कहां पर? तमिलनाडु के मेटूर में। यहां पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम जो संयंत्र है भारत में कहां कहां पर है। अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप एक बार इसे ओपन कर लीजिए। यहां पे देखिए रेणुकूट में हिंडाल्को है, ठीक है। ये यहां पे मुरी है, ये बोकारो है, यहां पे ये आपका आसनसोल है, ये देख सकते हैं। और यहां पे आपका जो है ये जेके नगर यानी इंडाल्को, ये आपका बेलूर है, ये दुर्गापुर है, ये आपका जमशेदपुर यानी भारत का जो है बर्मिंघम है। याद रखिएगा भारत का जो बर्मिंघम है किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। ये आपका जो है बाल्को है यहां पे, ठीक है, बाल्को कोरबा। ये आपका यहां पे जो है ये नालको है, ठीक है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र है नालको, याद रखिएगा। यहां पे जो है हीराकुंड में इंडाल है और आपका यहां पे जो है वेदांता है। और देखिए 2017 में विश्व का 2.74 मिलियन टन एल्यूमिनियम उत्पादित कर भारत जो है चौथे स्थान पर है। इधर आप देख सकते हैं मालको है यहाँ पे तमिलनाडु में, और इधर जो है आपका केरल में इंडाल है, और यहाँ पे ये भद्रावती है, ये विजयनगर है। और इधर जो है मुंबई में आप देख सकते हैं हिंडाल्को है। इसका स्थापना 1958 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई में है और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। तो सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी और उनके प्रमुख केंद्र, इसको अच्छे से एक बार जो है एनालिसिस कर लेते हैं। जो बाल्को है, याद रखिएगा यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बाल्को है जो सहायक देश है, बाल्को किस देश की सहायता से स्थापित हुआ? तो सोवियत संघ, ठीक है। नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, और इंडाल्को कनाडा के सहयोग से, और माल्को इटली और वेदांता जर्मनी के सहयोग से। बाल्को जो है बाल्को का जो सहायक देश है, बाल्को किस देश के सहायता से स्थापित था? तो सोवियत संघ। प्रमुख केंद्र क्या है? कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र। बक्साइट के केंद्र कौन से हैं? तो अमरकंटक पठार है, कोल्हापुर व सतारा है। और विद्युत प्राप्ति कहां से होती है? तो ताप विद्युत कोयना जल विद्युत परियोजना से। नाल्को इसके सहायक देश फ्रांस है, याद रखिएगा। और प्रमुख केंद्र जो है दामनजोड़ी उड़ीसा में और अंगुल उड़ीसा में। और बक्साइट केंद्र पंचपतमाली कोरापुट। विद्युत प्राप्ति हीराकुंड जल विद्युत और हीराकुंड जल विद्युत दोनों को। इसके बाद है हिंडाल्को, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से यह स्थापित हुआ था। प्रमुख केंद्र है रेणुकूट उत्तर प्रदेश। बक्साइट केंद्र जो है झारखंड है, और रिहंद परियोजना से इसे विद्युत की प्राप्ति होती है। इंडाल्को किस देश के सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। प्रमुख केंद्र है जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और आलुवा केरल। और बक्साइट केंद्र जो है स्थानीय आपूर्ति के द्वारा कर्नाटक बेलगांव के द्वारा, ठीक है। और जो विद्युत प्राप्ति होती है ताप विद्युत परियोजना, और इसको जो है जल विद्युत परियोजना से, देख सकते हैं। और माल्को जो है ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो इटली के सहयोग से। प्रमुख केंद्र है चेन्नई, मैटूर, सलेम, ठीक है, तमिलनाडु में। और बक्साइट केंद्र है सेवराय व जवादी पहाड़ियां, सेवराय व जावेदी, ठीक है। और विद्युत प्राप्ति जो है जल विद्युत परियोजना से होता है। वेदांता किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो जर्मनी के सहयोग से। और प्रमुख केंद्र है झारसुगुडा, और बक्साइट केंद्र है झारखंड। और विद्युत प्राप्ति कहां से? तो ताप विद्युत परियोजना से, याद रखिएगा। इसके बाद है वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देश का यह एकमात्र उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग जो है वर्तमान भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें कह सकते हैं कि विभिन्न उद्योग में लगे श्रम का 20% से भी अधिक कार्यरत हैं।
वर्तमान में यह देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, जो औद्योगिक उत्पादन में 7%, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 2% और निर्यात आय में, देश के निर्यात आय में लगभग 12% का योगदान देता है। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा और कारखानों में किया जाता है। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है एवं यह अर्ध कुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है, साथ ही पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है। सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। बिजली करघों से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें श्रमिकों की जो आवश्यकता है वो कम होती है और उत्पादन अधिक होता है। सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है भारत में, याद रखिएगा, श्रीनगर है, अमृतसर है, मोदीनगर है, दिल्ली है, ग्वालियर है, कानपुर है, वाराणसी है, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद, जामनगर, सूरत, मुंबई, इसके बाद सोलापुर, बंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, तंजौर, कांचीपुरम और चेन्नई है। देखिए, अगर बात करें तो विश्व की 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र में किया जाता है। याद रखिएगा, सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार प्राचीन काल से चला आ रहा है, परंतु पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर की गई। ठीक है, कहां पर? फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता के निकट 1818 ईस्वी में। और सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना जो है 1854 ईस्वी में बंबई में कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। कपास, देखिए, कपास बाजार, परिवहन और आर्द्र जलवायु की उपलब्धता से इन राज्यों में सूती मिलों को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है। वर्तमान में देश की अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्रित है। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद तथा जलगांव आदि सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। गुजरात में अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और पोरबंदर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और श्रीरामपुर प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर प्रमुख केंद्र हैं। ग्वालियर, ठीक है, उज्जैन, इंदौर और देवास मध्य प्रदेश के प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरै तमिलनाडु के महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। विस्तृत बाजार, परिवहन, बैंक तथा विद्युत सुविधाओं ने देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संपूर्ण भारत में सूती वस्त्र बाजार और कच्चे माल का वजन ह्रास उद्योग न होने के कारण जो है इस उद्योग का राष्ट्रव्यापी विकेंद्रीकरण हुआ है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। ठीक है, कॉटन जो है या कह सकते हैं कि जो मुंबई है इसे सूती कपड़ों की महानगरी कहते हैं, क्योंकि केवल मुंबई महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। वर्तमान सूती वस्त्र उद्योग की जो समस्याएं हैं इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या समस्याएं हैं? पहला जो समस्या है कि उत्तम किस्म के कपास की यहाँ पर कमी है और कम उत्पादकता देने वाली परंपरागत मशीनों की यहाँ पे प्रधानता है। अनियमित विद्युत आपूर्ति है, विद्युत का सप्लाई कंटिन्यू नहीं रहता है। निम्न उत्पादकता और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्त्रों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। ये सभी जो है इसकी समस्याएं हैं, याद रखना है। वस्त्र पार्क, देखिए, सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के लिए देश के पहले वस्त्र पार्क, ठीक है, इसकी स्थापना वस्त्र पार्क है, इसकी स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एट्टीवरमपलायम नामक गांव में जो है की गई है। कहां पर? तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एट्टीवरमपलायम नामक गांव में की गई है। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है।
इसके बाद है रेशम उद्योग, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, रेशम उद्योग के बारे में अगर देखें तो भारत जो है प्राचीन काल से ही रेशम से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, टसर और मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। भारत में रेशम की लगभग 90 मिलें हैं। इनके अतिरिक्त कई छोटी और मध्यम इकाइयां भी रेशमी कपड़े का उत्पादन करती हैं। देखिए, केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर और ब्रह्मपुर में है। इसके बाद केंद्रीय एरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मेंदी पाथर मेघालय में है। और केंद्रीय टसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र झारखंड के रांची में है। भारत में 90% से भी अधिक रेशम का उत्पादन, याद रखिएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर राज्यों में होता है। 90% से भी अधिक रेशम का उत्पादन जो होता है कहां कहां पर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। रेशमी वस्त्र तैयार करने के जो केंद्र हैं, कर्नाटक में बंगलुरु है, कोलार, मैसूर और बेलगांव, ठीक है, बेलगांव रेशम, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और बांकुरा, जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर के प्रमुख उत्पादक केंद्र हैं। कर्नाटक देश का 29.2% से भी अधिक कच्चा रेशम उत्पादित करता है। यह सहतूती यानी मलबरी रेशम जो है बनाता है। यहाँ पे कर्नाटक में जो है सहतूती यानी मलबरी रेशम बनाया जाता है और यहाँ देश का 45% रेशमी धागा जो है बनाया जाता है। याद रखिएगा, रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश के जो साथ कह सकते हैं कि जो रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है 21.2% के साथ दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कर्नाटक, इसके बाद आंध्र प्रदेश। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी जो वस्त्र हैं इनका योगदान लगभग 3% है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। जो गैर सहतूती रेशम है कहां से, असम, बिहार और मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो देखिए, जो रेशम उद्योग के जो प्रमुख केंद्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो श्रीनगर है, जम्मू है, उधमपुर है, अनंतनाग है और बारामूला है। पंजाब में अमृतसर है, गुरदासपुर है, होशियारपुर है, लुधियाना है। तमिलनाडु में सलेम है, तंजौर है, कांचीपुरम है, तिरुचिरापल्ली है, कोयम्बटूर है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद है, बांकुड़ा है, हावड़ा है, 24 परगना है। इसके बाद गुजरात में जो है अहमदाबाद है, सूरत है, भावनगर है और पोरबंदर है। बिहार में भागलपुर, गया, पटना है। कर्नाटक में बंगलुरु, मैसूर है और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी, शाहजहांपुर है। तो सभी जो है याद रखिएगा ये क्या है, तो ये मतलब कि रेशम उत्पादक हैं कौन से, जो रेशम उद्योग के जो रेशम उद्योग हैं किस राज्य में कौन कौन से केंद्र हैं, कहां कहां पर हैं। रेशम उद्योग के प्रमुख जो केंद्र हैं किस राज्य में कौन कौन से शहर है जहां रेशम का प्रमुख केंद्र बनाया गया है या प्रमुख केंद्र है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद है ऊनी वस्त्र उद्योग। देखिए, भारत में ऊनी वस्त्र की जो पहली मिल है 1876 ईस्वी में कानपुर में जो है स्थापित की गई थी। कब, 1876 ईस्वी में ऊनी वस्त्र की पहली मिल जो है कानपुर में स्थापित हुई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 के बाद ही हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यह देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से एक है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में है। ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं, कर्नाटक में बंगलुरु, मैसूर है। पंजाब में अमृतसर, धारीवाल है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर है। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर है। ये ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। किस राज्य में कौन कौन से शहर हैं जहां पे ऊनी वस्त्र का संकेंद्रण है, जहां पे उत्पादन होता है, प्रमुख केंद्र है, आपको ध्यान में रखना है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए 2 प्रकार की ऊन का बड़े पैमाने पर जो है प्रयोग किया जाता है। एक है पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन क्या है, यह एक विशेष नस्ल की बकरियों के बालों यानी रोए से तैयार किया जाता है, जो बहुत ही नरम और मुलायम होता है और बहुत गर्मी प्रदान करता है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में गुर्जर जनजाति के द्वारा पाली जाती हैं। दूसरा है अंगोरा ऊन।
ये जो है खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है, खरगोश के रोए से। देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने कच्चे ऊन की कमी और उत्पादकों जो उत्पादन है उत्पादों की निम्न गुणवत्ता प्रमुख समस्याएं हैं। तो देश के ऊनी वस्त्र उद्योग के सामने क्या क्या समस्याएं? कच्चे ऊन की कमी है और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता, ये जो है प्रमुख समस्याएं हैं। और इन समस्याओं के बावजूद भारत विश्व में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व के कुल उत्पाद में ये कितना जो है योगदान करता है? तो भारत जो है विश्व के कुल उत्पादन में 1.8% का योगदान करता है। इसके बाद कृत्रिम वस्त्र उद्योग, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का जो है प्रयोग किया जाता है। ये वस्त्र मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इन्हें पुनः रंगने और बुनने में भी आसानी होती है। कृत्रिम धागे ये पेट्रो रसायन के उत्पादन के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयान, एक्रिलिक और पॉलीमर। मानव निर्मित रेशों को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वस्त्रों में अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्रायः कपास, रेशम और ऊन जो कपास, रेशम और ऊन है, इन जैसे प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर इन्हें बनाया जाता है। इस उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग के जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, मुंबई है, ठीक है, दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, अमृतसर है, सूरत है, ग्वालियर है। इसके बाद है पटसन यानी जूट उद्योग। सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वस्त्र उद्योग है। कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कितना परसेंट? 56.8%। जूट के सामान के निर्यात में भारत का बांग्लादेश के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। इनमें 69 मिलें पश्चिम बंगाल में हैं, यानी 69, और बंगाल में 70% से भी अधिक जूट और उससे संबंधित वस्तुओं का उत्पादन होता है। बिहार में 14% सामान तैयार होता है, ठीक है। बिहार में जूट से कितना परसेंट सामान तैयार होता है? 14%। शेष भाग उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार किया जाता है। पहला पटसन उद्योग जो है 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था। कहां पर? रिसरा में, कोलकाता के निकट है। पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर एक संकीर्ण मेखला में स्थित है। याद रखिएगा, ये सभी जो फैक्ट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हुगली प्रदेश में जो जूट मिले हैं, इनको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए। देखिए, यासवेरिया कहां पर है? ये रहा यासवेरिया, ये है चंदन नगर। देखिए, ये जो है आपका पूरा ये वाला क्षेत्र है, आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो है आपको ध्यान में रखना है। यहीं पे जो है यासवेरिया है, चंदन नगर है, भदेश्वर है, अंगूर है, इधर सामनगर है, जगडोल है, भाटपारा है, काकीनाडा है और नैहाटी है। इधर जो है आपका नीचे आप देख सकते हैं श्रीरामपुर है, महेश है, रिसरा है, ये रिसरा है, ठीक है। इधर टीटागढ़ है, खरदा है, सोडेपुर है, कोनागार है। इसके बाद पानी हाथी है, ठीक है। आप देख सकते हैं वेली है, बेलूर है, लिलो है, कोशीपुर है, दमदम है, वरानगर है और बेलगुरिया है, अग्रापाड़ा है। इसके बाद इधर आप देख सकते हैं सोकरैल। इसके बाद देखिए इधर जो है आपका मणिकपुर, ये है आपका ग्लोस्टर किला, ये छांगी है, यहाँ पे बाउरिया है, इधर बजबज है और इधर बिरला नगर है। ठीक है। इसके बाद हुगली नदी तट पर जूट उद्योग के स्थित होने के कारण, पहला कारण है पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल है, कच्चे माल को मिलों तक ले जाने में आसानी होना, कच्चे पटसन को संशोधित करने में प्रचुर जल की उपलब्धता, पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना और कोलकाता के द्वारा जो है एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना आदि, ये सभी कारण हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 के उद्देश्य, पहला जो है पटसन का उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, पटसन उत्पादक किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना। इसके बाद है गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से वस्तुओं का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है।
भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात निर्यात तथा आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। इस समय जूट उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों में ऊंची उत्पादन लागत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम धागों से तैयार सामान और बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, मिस्र और थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। जूट उद्योग से संबंधित जो प्रमुख स्थान है, पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ है, रिसरा है, बाली है, आगर है, पाड़ा है, बांसबेरिया है, काकीनाडा है, उलेबेरिया है, श्रीरामपुर है, बजबज है, हावड़ा है, श्यामनगर है, शिवपुर है, सियालदा है, बिरलापुर है और होलीनगर तथा बैरकपुर है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और गुंटूर है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनवा है और बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका यानी बांग्लादेश में है। तो मुख्यालय कहां पर है? ढाका यानी बांग्लादेश। चीनी उद्योग यानी शुगर इंडस्ट्री। देखिए, अगर बात करें तो भारत विश्व में ब्राजील के बाद चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, लगभग 16%। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम आधारित उद्योग है। वर्तमान समय में यहां उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। गन्ना जो है एक भार हरासी उद्योग है, ठीक है, यानी भार में कमी होने वाला एक उद्योग है। चीनी और गन्ने का अनुपात 9% से 12% के बीच होता है, जो गन्ने की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भारत विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त गन्ने से खांडसारी और गुड़ भी तैयार किया जाता है। भारत उपभोक्ता के रूप में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। चीनी उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई से इसमें सुक्रोज की मात्रा जो है घट जाती है। गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर ही रस निकाल लिया जाए तो चीनी की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, याद रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं भारत में जो चीनी उद्योग केंद्र है कहां कहां पर है, किस राज्य में कौन कौन सा केंद्र है। देखिए, इधर है आपका जो है अमृतसर में, पंजाब में अमृतसर, इसके बाद फगवाड़ा है, पानीपत, रोहतक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सोनीपत, बरेली, सीतापुर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, इसके बाद बस्ती, कानपुर, गोरखपुर, सारंस, इसके बाद रोहतास, इसके बाद आपका जो है दरभंगा, पटना, बेलडांगा, प्लासी, हावड़ा, ये सभी जो है आपके केंद्र हैं चीनी के। तो आप जो है किस राज्य में कौन कौन से चीनी केंद्र हैं आपको जो है इंडिकेट करना है। आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। देखिए, गन्ने की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर चीनी मिलें गन्ना के उत्पादन क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों से इन उद्योगों की जो संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है, इनमें वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण है यहाँ के गन्नों में शर्करा यानी सुक्रोज की मात्रा जो है अधिक होना। यहाँ की जलवायु भी गन्ने की कृषि के लिए अनुकूल है और इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही है। चीनी उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे उद्योग का अल्पकालिक होना यानी कम समय के लिए होना, पुरानी व परंपरागत तकनीकी का प्रयोग, परिवहन अक्षमता, परिवहन की जो क्षमता है वो समर्थ नहीं है, पूरी तरह से ये सक्षम नहीं है। तो परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना, जो खोई होता है इनका अधिकतम इस्तेमाल न होना, समय पर किसानों को गन्ने का मूल्य न मिलना और विद्युत की कमी जैसे अनेक जो है गंभीर समस्याएं हैं। इसके बाद है उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्री। देखिए, उपभोक्ता उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो वस्तुओं का उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग के लिए करते हैं। इसमें विशेष रूप से घरेलू वस्तुओं का उत्पादन होता है। कागज उद्योग, दंतमंजन, पंखा, सीमेंट उद्योग इसके उत्तम उदाहरण हैं। चीनी उद्योग की अवस्थिति क्या है? अगर बात करें तो आधुनिक आधार पर भारत में चीनी उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जब बिहार के मढ़ौरा कहां पर है? सारण में है। तो मढ़ौरा में एक चीनी मिल की स्थापना की गई और इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के दूसरे भागों में चीनी मिलें जो है स्थापित की गई। 1950 से 51 में देश में 130 चीनी मिलें जो है प्रचलन में थी, जो वर्ष 2010-11 में प्रचलित देश की 662 से भी अधिक चीनी मिलें थीं। ये मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात,
पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश राज्यों में स्थापित है। महाराष्ट्र देश में, देखिए जो महाराष्ट्र है ये देश में अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य के रूप में विकसित हुआ है, जो देश में कुल उत्पादन के 1/3 से भी अधिक भाग का उत्पादन ये करता है महाराष्ट्र। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। भारत की कुल चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित है। चीनी उद्योग 2 पेटियों गंगा यमुना दोआब और तराई प्रदेश में केंद्रित है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पेट्रो रसायन उद्योग यानी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, तो आप जो है अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।